विषय है महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आपको पता है कि इनकम टैक्स आयकर अधिनियम 1961 एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है और इस एक्ट के अंतर्गत बहुत सी शब्दावलियों का बार बार प्रयोग किया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट होने से जिन जिन शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है उन्हें एक्ट में स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाता है ताकि किसी प्रकार से कोई भ्रम की स्थिति निर्मित नहीं हो। जिन महत्वपूर्ण शब्दों को आयकर अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है उनमें सबसे पहला शब्द है आय। क्योंकि पूरा आयकर आय के ऊपर ही डिपेंडेंट है, इसलिए हमें आय की परिभाषा जानना अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आय की परिभाषा स्पष्ट रूप से कहीं पर भी नहीं दी गई है। अगर जब हम परिभाषाओं की बात कर रहे हैं तो परिभाषाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन और एक होती है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। परिभाषा में अगर वर्ड आता है कि से आशय है तो ऐसी परिभाषाएं एक्सक्लूसिव मानी जाती है, अर्थात मीनिंग जो दिया गया है परिभाषा में वही उसका अर्थ लिया जाएगा। और इंक्लूसिव परिभाषा में वर्ड प्रयोग में आता है में शामिल है ना। तो जब हम परिभाषा देख रहे हैं तो हमें ये परिभाषाओं का पता चलना चाहिए कि परिभाषा समाविष्ट है या एक्सक्लूसिव है। इनकम की डेफिनेशन सेक्शन 224 के तहत दी गई है, लेकिन स्पष्ट स्थिति निर्मित नहीं होने की वजह से हमें इसका एक जनरल मीनिंग लेना पड़ेगा कि एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है आय। इसके अंतर्गत वे सभी प्राप्तियां तथा लाभ आय की श्रेणी में आते हैं जो इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत आय के रूप में माने गए हैं। चूंकि इनकम टैक्स बनाना था, समस्त प्रकार की आय इसके अंतर्गत शामिल होती है, तो आय को इन्होंने 5 मूल हेड में बांटा है, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आय के इन 5 शीर्षकों के अंतर्गत जो आय प्राप्त होती है उसे ही हम आय कहते हैं। अब हम आय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। आय का स्वरूप इनकम टैक्स में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि आय मौद्रिक रूप में प्राप्त होगी तो ही आय मानी जाएगी। आय मौद्रिक रूप से प्राप्त हो सकती है और अमौद्रिक रूप से, दोनों ही प्रकार की आय की परिभाषा में शामिल होगी। जैसे एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से जो नगद वेतन मिलता है वो तो आय है ही, साथ ही उसे जो निःशुल्क सुविधाएं मिलती है, जैसे मकान की सुविधा, कार की सुविधा, ड्राइवर की सुविधा, जिसे हम परक्यूसिट्स कहते हैं, जिनका हम मुद्रा में मूल्यांकन कर सकते हैं, ऐसी अमौद्रिक सुविधाएं भी आय मानी जाती है। आय की वैधानिकता, आय वैध हो या अवैध हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ही प्रकार की आय आयकर के अंतर्गत शामिल होती है। अगर कोई डाकू ये कहता है कि मैंने गत वर्ष में 10 डाके डालकर मैंने कुल 15 लाख की आय कमाई और उस 15 लाख की आय के ऊपर इतना टैक्स मैं भरना चाहता हूं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस टैक्स को लेने से मना नहीं करेगा। आय की प्राप्ति, ऐसा आवश्यक नहीं है कि आय निरंतर रूप से प्राप्त हो या स्थायी रूप से प्राप्त हो। आय एकमुश्त प्राप्त हो या किश्तों में प्राप्त हो, स्थायी हो अस्थायी हो, नियमित रूप से प्राप्त हो या अंतराल से प्राप्त हो, ये सभी आय की श्रेणी में आएगी। आय का प्राप्त होना या उपार्जित होना, रिसीव्ड और एक्रूड। आय अगर प्राप्त होती है तो भी आय की परिभाषा में शामिल होगी, अगर उपार्जित हो जाए तो भी वो आय की परिभाषा में शामिल हो जाएगी। जनरली नियम यह है कि आय प्राप्त या उपार्जित जो भी दोनों में से पहली हो जाए उस आधार पर यह कर योग्य हो जाती है। आय अन्य पक्ष से प्राप्त होना चाहिए, यह जरूरी है। जैसे हम सोसाइटीज वगैरह के केस में देखते हैं कि एक सोसाइटी को अपने सदस्यों से जो आय प्राप्त होती है वो तो आय की परिभाषा में शामिल होती है। उसमें जैसे आय की परिभाषा में शामिल नहीं होती है, लेकिन जो बाहरी व्यक्तियों से जो चंदा प्राप्त होता है सोसाइटी वगैरह को, उससे हम आय की परिभाषा में मानते हैं, क्योंकि वो अन्य पक्ष से प्राप्त होती है। व्यक्तिगत उपहार आय की परिभाषा में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि यह हमारे प्रेम स्वरूप या हमारे व्यक्तिगत रिश्तेदारों से प्राप्त हो, तो ये आय की परिभाषा में शामिल नहीं होंगे। प्राप्ति के समय स्वरूप, अगर कोई आय प्राप्ति के समय आय की प्रकृति की नहीं हो, लेकिन बाद में स्थितियों के बदलने के कारण से अगर वो आय बन जाए, तो उसे हम धारा 56(2) के अंतर्गत उस वर्ष की आय मानेंगे। ये हमारा इस असेसमेंट ईयर का नया चेंज है।
जैसे हमने मान लीजिए कोई मकान बेचने के लिए निकाला और उस संबंधित खरीदार से हमने 1 लाख रुपए का बयाना लिया और हमने शर्त रखी कि 30 दिन के अंदर बाकी का पेमेंट आप ला देंगे। लेकिन अगर सामने वाला खरीदार 30 दिन के अंदर हमें पूरा पेमेंट बाकी का बचा हुआ नहीं ला कर देता है, तो हम वो 1 लाख रुपया जो हमारे पास डिपॉजिट था उसको हम जब्त कर लेंगे। ऐसा जब्त अमाउंट उस जब्ती वाले वर्ष में आय माना जाएगा। संपत्ति पर स्वामित्व का विवाद अगर होता है तो यह उस व्यक्ति की संपत्ति मानी जाएगी जो ऐसी आय को प्राप्त कर रहा है। ऋण या व्यक्ति से मुक्ति आय नहीं होती है। जैसे अभी हम देखें कोविड के चक्कर में बहुत से किसानों का ऋण माफ हो गया है, बहुत से ऐसे ऋण माफ होते हैं, तो ऐसे ऋण या व्यय से मुक्ति आय नहीं होगी। ये व्यय, इसके अंतर्गत व्यय भी शामिल होता है। जैसे मान लीजिए एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है और ऑपरेशन करवाने की फीस उससे तय होती है कि मैं 10,000 रुपए फीस लूंगा, लेकिन बाद में किसी कारण से डॉक्टर फीस लेने से इनकार कर देता है, तो यह 10,000 रुपए उस मरीज की आय नहीं मानी जाएगी। बचत आय नहीं होती है। अगर हम परिवार के लोगों को अगर हम खर्चे के लिए कुछ राशि देते हैं और अगर वो उस राशि में से कुछ राशि बचा लेते हैं, जिसे हम पिन मनी कहते हैं अक्सर, तो ऐसी राशि कर योग्य नहीं होती है, ये आय नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर नियोक्ता कर्मचारी का संबंध है, तो अगर हमारा जो कर्मचारी को अगर हमने कुछ पैसे दिए हैं, मान लीजिए 10,000 रुपए उसको खर्च करने के लिए दिए, और अगर वो 10,000 में से मान लीजिए केवल 7,000 रुपए खर्च करता है, तो ये 3,000 रुपए बचे हुए उसकी आय मानी जाएगी। तो ये पूरी जो शब्दावली थी ये आय के संबंध में प्रयोग करी हमने। अब अगली हमारी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है वो होती है सकल कुल आय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, जिसे हम शॉर्ट में जीटीआई के नाम से जानेंगे। सकल कुल आय करदाता की विभिन्न स्रोतों से आय का योग होती है। विभिन्न स्रोत, जैसा कि हमने बताया कि कुल आय के 5 स्रोत माने गए हैं इनकम टैक्स में। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और अगर इन चारों शीर्षक में कोई आय नहीं आती है तो उसके लिए बचा कुचा शीर्षक होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इन पांचों स्रोतों से आय का योग होती है, जिसमें से हम 2 एडजस्टमेंट करते हैं, हानियों की पूर्ति और उन्हें आगे ले जाना, और दूसरा अन्य व्यक्तियों की आय को सम्मिलित करना, जिसे हम क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं। अगर आप यहां पर इस चार्ट में समझे तो ये हमने सकल कुल आय का चार्ट बनाया है। ये 5 हेड का शीर्षक प्लस साथ में इसमें 2 एडजस्टमेंट, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड क्लबिंग ऑफ इनकम की गणना करने के पश्चात जो आय प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं सकल कुल आय। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक करदाता को, इस बारे में उनको समझना पड़ेगा कि प्रत्येक करदाता को इन 5 शीर्षक से आय हो, यह कतई जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए उसे केवल ये 2 ही शीर्षक से, इसमें से 2 ही शीर्षक से आय होती है तो इन दोनों का योग कर लेंगे। अगर मान लीजिए 2 शीर्षक से उसको आय होती है और किसी एक शीर्षक से हानि होती है, तो हम इस हानि को नियमानुसार समायोजित कर लेंगे। ठीक है। अब हमारी जो अगली परिभाषा, जो महत्वपूर्ण परिभाषा होती है वो होती है कुल आय की, जिसे हम कर योग्य आय के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका टेक्निकल मीनिंग केवल है कुल आय या टोटल इनकम। सकल कुल आय में से, जिसे हमने पहले हमने सकल कुल आय को ज्ञात किया, इस सकल कुल आय में से अगर हम धारा 80C से 80U तक की अगर कटौतियां घटा दे तो जो हमें राशि प्राप्त होगी इसे ही हम कुल आय कहते हैं। इस कुल आय को हमें 10 रुपए के निकटतम अंकों में राउंडेड ऑफ करना पड़ता है। राउंडेड ऑफ 10 रुपए के निकटतम अंकों में कैसा है? अगर जैसे मान लीजिए 5,66,717, ये 717 को हम राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 10 रुपीज में कैसे कर देंगे? 5,66,720। अगर 5 या 5 से ज्यादा वाली अगर इकाई का अंक अगर 5 है या 5 से ज्यादा है तो हम उसे अगले वाले 10 में राउंड ऑफ करेंगे। अगर अंक इकाई का 4 है या 1 से लेकर 4 तक है, 5 से कम है, तो हम उसको पिछले वाले 10 में राउंड ऑफ करेंगे। जैसे अगर हम 5,66,717 है तो हम 5,66,720 बोलेंगे, और 5,66,712 है तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 710 में। ये कुल आय, इसे ही हम कर योग्य आय भी कहते हैं, और इस कर योग्य आय पर ही हम कर की गणना करते हैं। अब नेक्स्ट परिभाषा है आकस्मिक आय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैजुअल इनकम।
कैजुअल इनकम जैसे लॉटरी हो गया, घुड़दौड़ हो गया, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, ऐसी आयों को हम कैजुअल इनकम कहते हैं। लेकिन इसे अगर हम परिभाषित करें तो हमें 3 चीजें अगर किसी चीज में शामिल होती है तो हम उसे कैजुअल इनकम मानेंगे। कैजुअल इनकम से आशय या आकस्मिक आय से आशय ऐसी प्राप्तियों से होता है जो कि संयोगवश, सबसे पहली शर्त क्या है, संयोगवश, बिना किसी आशा से प्राप्त हुई हो और जिसके बार बार मिलने की संभावना नहीं हो। अर्थात ऐसी आय जो संयोगवश, बिना आशा के और जिसके बार बार मिलने की संभावना नहीं होती है, ऐसी आय को हम कहते हैं आकस्मिक आय। जैसे मान लीजिए हम रास्ते में कहीं जा रहे थे और रास्ते में हमें किसी का रुपयों से भरा हुआ पर्स हमें प्राप्त हो गया। अगर हमने उस पर्स को खोल के देखा, उसके अंदर 20,000 रुपए नगद रखे थे। अब ये आय हमारी आकस्मिक आय मानी जाएगी क्योंकि इसमें तीनों शर्तें हैं। उस रोड पे से बहुत से लोग जा रहे हैं, लेकिन संयोग रहा कि उन लोगों को ना मिलते हुए हमें ही मिला। हम उस रोड पे जब हम पैदल घूम रहे थे तो हमने कहीं से कहीं तक ऐसी आशा नहीं करी थी कि हमें रुपयों पर से भरा कोई पर्स मिलेगा, तो हमने बिना किसी आशा से ऐसी प्राप्ति हो। और आज हमें रुपयों से भरा पर्स मिल गया तो हम रोज पैदल घूमना चालू कर दे इस आशा में कि हमें रोज रुपयों से भरा पर्स किसी न किसी का गिराव मिलेगा, जिसके बार बार मिलने की संभावना नहीं है। तो चूंकि इन तीनों शर्तों की पूर्ति हो रही है, इसलिए ऐसी आय को हम कैजुअल इनकम बोलेंगे। कैजुअल इनकम को समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह विशिष्ट आय होती है और विशिष्ट आयों पर 30% की दर से कर लगता है और इन विशिष्ट आयों में से आपको किसी प्रकार की हानि का समायोजन करने की छूट नहीं होती है। अर्थात ये पूरी आय टैक्सेबल होती है, इनकी हानियों को हम नजरअंदाज करते हैं। इस कैजुअल इनकम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये कैजुअल इनकम पूर्णतः कर योग्य होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी छूट प्राप्त नहीं होती है। इनकम फ्रॉम कैजुअल इनकम है ना। उपहार आकस्मिक आय नहीं होता है। उपहार जो व्यक्तिगत और निकटतम रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार को हम कभी भी आय नहीं मानते हैं। लेकिन अगर होटल में कोई बेरा है या टैक्सी का ड्राइवर है, अगर उनको हम कोई टिप या बख्शिश देते हैं तो वो उनकी आय मानी जाएगी क्योंकि वो इसी आशा में आपकी सर्विस करते हैं। व्यापार तथा पेशे से आकस्मिक प्राप्तियां, उतार चढ़ाव, भाव में उतार चढ़ाव के कारण जो इनकम होती है व्यापार में अंतर्गत, उसको हम कैजुअल इनकम नहीं मानते हैं, बल्कि वो व्यापार की सामान्य आय मानी जाती है। आपका पूंजी लाभ या आकस्मिक आय नहीं होता है। अगर आपको किसी गत वर्ष में अगर आपने किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण किया है और पूंजी संपत्ति से हस्तांतरण से आपको लाभ प्राप्त हुआ है, तो ये कैजुअल आय की परिभाषा में, कैजुअल इनकम की परिभाषा में नहीं शामिल होगी। लॉटरी से आय, ये कैजुअल इनकम मानी जाएगी क्योंकि इसमें तीनों शर्तें आ रही है। तीनों शर्तें कौन कौन सी? संयोगवश, बिना आशा के और जिसके बार बार मिलने की संभावना नहीं हो। सेवा से उपहार, सेवा से उपहार जो होते हैं वो आपके कैजुअल इनकम नहीं माने जाते हैं, ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस माने जाते हैं। पेशे के उपहार, पेशे के उपहार जैसे हमने बताया था कि अगर किसी डॉक्टर को, वकील को अगर अपने मुवक्किल से या अपने क्लाइंट से कोई उपहार मिलता है तो ये कैजुअल इनकम नहीं माने जाते, बल्कि ये इनकी सेवाओं के बदले में दी गई कुछ उपहार होते हैं। अतः इनके वे व्यापार अथवा पेशे शीर्षक के अंतर्गत ही करेक्ट हो जाएंगे। सट्टे के व्यापार से आए, यहां पर सट्टे के व्यापार को अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। सट्टे का व्यापार अर्थात ऐसा व्यापार जिसके सौदे का निपटान बगैर डिलीवरी लिए या बगैर डिलीवरी दिए अगर निपटारा हो जाए तो ऐसे सौदों को हम क्या बोलते हैं? सट्टे के लाभ बोलते हैं, सट्टे के व्यापार के लाभ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अभी ठंडी के दिन है, अभी ठंडी के दिनों में घी का भाव बहुत कम रहता है और गर्मी के दिनों में अचानक बढ़ जाता है। तो एक व्यापारी ने ठंडी के दिनों में घी का ऑर्डर बुक कर दिया। घी का रेट अभी मान लीजिए 500 रुपए है और गर्मी में इस घी के रेट की समझ लीजिए संभावना है कि 800 रुपए किलो तक पहुंचने की संभावना है। अगर मान लीजिए गर्मी के दिनों में इस घी का भाव वाकई में 800 रुपए हो गया तो व्यापारी बोलता है कि एक काम करिए, मुझे जो डिफरेंस है, मैंने आपको 500 रुपए में बुक करा था और 800 रुपए में भाव भी चल रहा है, तो आप मुझे 300 रुपए दे दीजिए, मैं इस सौदे को निपटारा मान लूंगा। तो ऐसे सौदे जो होता है वो कहलाते हैं सट्टे के व्यापार के लाभ।
जो इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग खरीदते बेचते हैं, है ना, तो ये भी आपके सट्टे के व्यापार से आय मान ली जाती है, जिसमें हम बगैर डिलीवरी लिए या बगैर डिलीवरी दिए सौदे का निपटान हो जाए, ऐसे सौदों को हम बोलते हैं सट्टे के व्यापार से आय। तो ये रहा आकस्मिक आय। अब जो दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं ये अक्सर पेपर में भी पूछी जाती है, कर निर्धारण वर्ष जिसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर, और दूसरा होता है गत वर्ष जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। इन दोनों का अर्थ हमको एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। कर निर्धारण वर्ष की परिभाषा बहुत सिंपल है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, क्योंकि यहां पर इन्होंने वर्ड कौन सा यूज करा है, आशय। कर निर्धारण वर्ष से आशय 12 महीने की उस अवधि से है जो प्रति वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होती है। अब 12 महीने की अवधि है, 1 अप्रैल को प्रारंभ होगी, तो ऑब्वियसली ये खत्म किस तारीख को होगी, 31 मार्च को समाप्त होगी। जैसे अभी हमारा वर्तमान में असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, 2021, आज की तारीख है, नवंबर महीना चल रहा है हमारा, तो असेसमेंट ईयर 2021 है। तो इस 2021 का मतलब होता है कि असेसमेंट ईयर चालू हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से और खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को। नियम यह है कि कर निर्धारण वर्ष में गत वर्ष में कमाई गई आय पर कर लगता है, अर्थात गत वर्ष में आपने जो भी आय कमाई हो, इस आय के ऊपर आपको कर निर्धारण वर्ष में कर देना है, उस कर निर्धारण वर्ष में प्रिवेलिंग रेट से। इसलिए अब आपको गत वर्ष भी समझना जरूरी है। गत वर्ष प्रीवियस ईयर, इसका जो धारा है सेक्शन 3 है, और कर निर्धारण वर्ष की धारा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। गत वर्ष धारा 3 के अंतर्गत बताया गया है कि गत वर्ष से आशय ऐसे हिसाबी वर्ष से है जो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व समाप्त हुआ। देखिए यहां पर एक अंतर है, इसमें कर निर्धारण वर्ष में इन्होंने लिखा है कि 12 महीने की उस अवधि से, यहां पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 12 महीने से की अवधि, यहां पे कहीं लिखा नहीं है। उन्होंने लिखा है कि गत वर्ष से आशय ऐसे हिसाबी वर्ष से है जो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व समाप्त हुआ, अर्थात गत वर्ष जो है 12 महीने से कम की अवधि का भी हो सकता है, लेकिन कर निर्धारण वर्ष जो है अक्सर 12 महीने की अवधि का होगा। अब हमारा असेसमेंट ईयर 2021 है, तो हमारा गत वर्ष क्या हो जाएगा, 19-20, अर्थात 1 अप्रैल 2019 को यह सामान्यतः प्रारंभ होगा और 31 मार्च 2020 को समाप्त होगा। अब गत वर्ष के संबंध में यह नियम है कि अलग अलग आधार पर अगर आपने हिसाबी वर्ष रखते हैं, कुछ लोग धार्मिक आधार पर अपने हिसाब किताब अलग अलग तारीख पे रखते हैं, कोई अपना नया वर्ष दिवाली से प्रारंभ करता है, कोई गुड़ी पड़वे से प्रारंभ करता है, कोई क्रिसमस से चालू करता है, तो इन्हें ऐसा करने की छूट है। लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से आपको प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हिसाब आपको अलग से बना करके देना होगा, और इस कारण से अब प्रत्येक व्यापारी जो है इस गत वर्ष के हिसाब से ही अपने बही खाते बनाने लगे हैं। उस दिन वो पूजा पाठ कर लेते हैं, बही खाते ले आते हैं, लेकिन हिसाबी वर्ष ही मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के ही वो आंकड़े आपको उपलब्ध कराते हैं। वर्ष के बीच में प्रारंभ हुए नए व्यापार अथवा पेशे का गत वर्ष क्या माना जाएगा? मैंने आपको कहा कि जिस दिन से ऐसा नया व्यापार अथवा पेशा चालू हुआ है, अर्थात ऐसी इनकम आपको जिस तारीख से प्राप्त हुई है, उस तारीख से अगले आने वाले 31 मार्च तक की अवधि वो पहले साल के लिए आपका गत वर्ष माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर कहीं से कहीं तक नहीं लिखा है कि गत वर्ष हमेशा 12 महीने का होता है। गत वर्ष की अवधि 12 महीने से कम की हो सकती है। अब सामान्य नियम यह है कि गत वर्ष में कमाई गई आय पर कर निर्धारण वर्ष में कर देना पड़ता है। इस नियम के कुछ अपवाद है जो कि धारा 172 से धारा 176 के बीच में दिए गए हैं। अपवाद क्या है? अपवाद का मतलब होगा कि गत वर्ष में कमाई गई आय पर आपको गत वर्ष में ही कर देना है, असेसमेंट ईयर में कर नहीं देना है। तो सबसे पहला अपवाद जो है वो अनिवासी की समुद्री जहाज के व्यापार से है। अगर कोई अनिवासी व्यक्ति भारत के बंदरगाह से पशुओं को, व्यापारियों को, माल को ले जाने से जो भी इनकम प्राप्त करता है, उस इनकम के ऊपर जो भाड़ा है उस भाड़े का 7.5% आय मानकर उस आय के ऊपर चालू वर्ष में ही उसको कर देना पड़ेगा, न कि अगले कर निर्धारण वर्ष में। दूसरा, भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्ति की आय।
अगर कोई व्यक्ति गत वर्ष में भारत छोड़कर भारत से बाहर जा रहा है और उसके वापस लौटकर आने की संभावना नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को जिस तारीख को भारत छोड़कर जा रहा है वहां तक की आय पर उसी वर्ष में कर देना होगा। तीसरा, संपत्ति का हस्तांतरण। अगर कर बचाने के उद्देश्य से अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का हस्तांतरण गत वर्ष में कर रहा है और उसका इंटेंशन क्या है, कर बचाना है, तो ऐसे संपत्ति के ऊपर टैक्स को भी आपको उसी चालू वर्ष में कर चुकाना पड़ेगा। अगर कोई व्यापार बंद होता है, चौथा एक्सेप्शन, लास्ट एक्सेप्शन इसका है कि अगर व्यापार का गत वर्ष में बंद होना, तो बंद होने की तारीख तक के ऊपर जो भी आय है उस आय के ऊपर आपको उसी वर्ष में आपको कर देना है। तो ये हमारा कर निर्धारण वर्ष और एक गत वर्ष निपटा। अब अगली परिभाषा यहां पर हमको देखना पड़ेगी व्यक्ति की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पर्सन्स। आप ध्यान से देखिएगा, व्यक्ति को हम क्या लिखा है यहाँ पर, पर्सन्स, है ना, क्योंकि आयकर प्रत्येक व्यक्तियों पर लगता है ऐसा कहा जाता है। तो व्यक्ति का अर्थ हमें समझना, बहुत भली भांति समझना आवश्यक होगा। व्यक्ति की परिभाषा सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में दी गई है। अब देखिए, ये परिभाषा किसी दी गई है, में निम्नलिखित को शामिल किया गया है। शामिल का मतलब ये परिभाषा कैसी है, इंक्लूसिव है। इसमें जो लिस्ट दी हुई है वो तो आपके पर्सन है ही, और इससे मिलते जुलते प्रत्येक व्यक्ति भी पर्सन की श्रेणी में शामिल होंगे। जैसे एक नया चेंज, जैसे एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पहले नहीं होता था, अब आ गया। अब व्यक्ति के अंदर निम्नलिखित कौन कौन शामिल होता है? सबसे पहला व्यष्टि। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, अर्थात नेचुरल पर्सन। प्रत्येक व्यक्ति जिनका जन्म सामान्य पद्धति से हॉस्पिटल में हुआ है, नॉर्मल तरीके से हुआ है, वो व्यक्ति कहलाता है इंडिविजुअल, अर्थात व्यष्टि। और दूसरा होता है इसके अंदर, दूसरा व्यक्ति जो है वो हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा कंपनी, कंपनी में भी डोमेस्टिक में भी फॉरेन कंपनी। साझेदारी फर्म, पीएफएस, पार्टनरशिप फर्म असेस्ड एज सच, या एलएलपी, सभी प्रकार की पार्टनरशिप फर्म, और एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी इसके अंतर्गत व्यक्ति की परिभाषा में शामिल होती है। व्यक्तियों का समुदाय, यहां पर हमें जो बार बार मैं फोकस कर रहा था, व्यक्तियों का समुदाय मतलब इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, अर्थात ये जो सातों व्यक्ति है, इन लोगों का अगर कोई भी एसोसिएशन, अर्थात ऐसा एसोसिएशन जिसमें मेंबर इन सातों में से कोई भी व्यक्ति बन सकता है, उसे हम बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्संस। यह बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब ऐसा संगठन जिसमें मेंबर कौन बन सकता है? केवल इंडिविजुअल बन सकता है, केवल नेचुरल पर्सन ही उसमें मेंबर बन सकते हैं। ऐसे संस्थान को हम बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। और एसोसिएशन का पर्सन, इसमें एसोसिएशन ऑफ पर्संस में मेंबर इन सातों में से कोई भी व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि हम पर्सन की डेफिनेशन ही देख रहे हैं। तो पर्सन में कौन कौन शामिल है? व्यष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म, कंपनी, व्यक्तियों का समुदाय, स्थानीय सत्ता, लोकल अथॉरिटी, नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी है आपके, और प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति, एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शन पर्सन। ये सातों लोग या इससे मिलते जुलते लोग, इन सभी को पर्सन माना गया है, और इन प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय पर कर देना होता है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है करदाता की, असेसी की। असेसी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। इससे अभिप्राय, करदाता से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो इस अधिनियम के अंतर्गत कोई कर, अर्थदंड, ब्याज या आय के संबंध में या कोई राशि देने के लिए उत्तरदायी है। अब अर्थदंड, ब्याज या अन्य कोई राशि देने के लिए उत्तरदायी है, इसमें हमने देखा कि इसमें डीम्ड असेसी को भी असेसी माना गया है। डीम्ड असेसी से तात्पर्य आपका क्या है कि कोई मृत व्यक्ति है, मान लीजिए गत वर्ष में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उस व्यक्ति की आय के ऊपर टैक्स देने के लिए हम उसके कानूनी उत्तराधिकारी को असेसी मानेंगे, डीम्ड असेसी मानेंगे। विदेशी व्यक्ति अवयस्क है या पागल है ना, ऐसे व्यक्ति का रिप्रेजेंटेटिव क्या माना जाता है? डीम्ड असेसी माना जाता है। तो ये भी असेसी की परिभाषा में शामिल है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन लोग और शामिल किए गए? स्वयं की आय पर कर, ब्याज या अर्थदंड देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जिस पर आयकर निर्धारण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई हो, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने जिसके ऊपर आयकर निर्धारण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई हो, ऐसा व्यक्ति भी असेसी माना जाएगा। इस अधिनियम के
प्रावधान के अंतर्गत कोई दोषी व्यक्ति जो डिफॉल्टर है वो भी एसएससी माना जाएगा। चुकाए गए वह व्यक्ति जिस पर स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुकाए गए कर की वापसी हानि निर्धारण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई, जिसके ऊपर रिफंड की केस चालू कर दिया हो या सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का कोई केस चालू कर दिया हो, ऐसा व्यक्ति क्या माना जाएगा? एसएससी माना जाएगा। मतलब इसमें सारे वो व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत एसएससी माने गए हैं वो सारे के सारे जो इस अधिनियम के अंतर्गत मान लीजिए कोई कर, ब्याज, अर्थदंड देने के लिए कोई भी व्यक्ति माने गए वो सारे ही एसएससी माने जाएंगे। अब हमने जो यहाँ तक पढ़ा है, अब उसमें इसको हमने यहाँ पर चार्ट वाइज बताया है कि आपका सकल कुल आय और कुल आय किस प्रकार से हम बताएंगे। देखिए, सकल कुल आय का हमने बताया था कि इन पांचों शीर्षकों का योग और इसमें दो एडजस्टमेंट हमने जो करे हैं, उस जिसमें पहला है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड क्लबिंग ऑफ इनकम, ये करने के बाद जो राशि प्राप्त होती है इसको हम बोलते हैं सकल कुल आय। इन पांचों शीर्षकों को हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, है ना। सैलरी में कौन कौन सी आय शामिल होगी, उसके अंदर कौन कौन से छूटें प्राप्त होगी, इसे हमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमें डिटेल से समझना है ना। तो इसके अंतर्गत विशिष्ट नियम बने हुए, जैसे सैलरी में आपके 3 सेक्शन 15, 16, 17 पढ़ना पड़ेंगे आपको। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सेक्शन 24 मेन का है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसमें कौन कौन से मकान संपत्तियों के प्रकार है, ये हम अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन पांचों हेड का टोटल प्लस इसमें दोनों एडजस्टमेंट करके जो आय होती है उसको हम बोलते हैं सकल कुल आय। इस सकल कुल आय में से सेक्शन 80C से 80U तक की अगर आपने कटौतियां घटा दी तो जो राशि आपको प्राप्त होगी उसे हम बोलेंगे टोटल इनकम या कुल आय। इस कुल आय को हमने कहा था कि आपको राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा नियरेस्ट 10 रुपीज में, ये हमने आपको समझा दिया। अब ये जो कुल आय प्राप्त होती है, इस कुल आय पर निर्धारित दरों से, उस असेसमेंट ईयर के लिए निर्धारित दरों से कर की गणना की जाती है। अब कुल आय पर कर की गणना हम 3 स्टेप में करेंगे। पहली स्टेप में हम नॉर्मल रेट्स जो इनकम टैक्स के प्रेस्क्राइब होते हैं, ये आपके बजट के द्वारा प्रेस्क्राइब होते हैं। अब जो हमारा असेसमेंट ईयर है 2020-21, उसके लिए ये नॉर्मल रेट्स स्पेसिफाइड है। नॉर्मल रेट्स कौन सी है? सबसे पहला सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति से आशय हमारा ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे 60 वर्ष से कम है, 60 वर्ष नहीं, केवल 60 वर्ष से कम है, तो उसी व्यक्ति की इनकम पहले 2.5 लाख रुपए तक कर से मुक्त रखी गई है। अगले 2.5 लाख रुपए अर्थात 2,50,001 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की आय के ऊपर टैक्स की दर 5% निर्धारित है। अगले 5 लाख रुपए 5,01,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर 20% और 10 लाख से ऊपर की आय के ऊपर 30% टैक्स निर्धारित की गई। इसके बाद दूसरी कैटेगरी वरिष्ठ करदाता। वरिष्ठ करदाता से हमारा आशय ऐसा व्यक्ति से होता है जिसने गत वर्ष में 60 वर्ष की आयु अटेंड कर ली हो या 60 से ज्यादा की आयु का हो गया हो, लेकिन 80 से कम उम्र का व्यक्ति, 80 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति। ऐसे वरिष्ठ करदाता के लिए कर मुक्ति की सीमा पहले 3 लाख रुपए कर दी गई है। अब इनकी पहले 3 लाख रुपए तक की इनकम कर से मुक्त रखी गई है। अगले 2 लाख रुपए अर्थात 3,01,000 से 5 लाख रुपए तक की आय के ऊपर 5% की दर से कर लगेगा। अगले 5 लाख रुपए के ऊपर 20% की दर से और 10 लाख रुपए के ऊपर 30% की दर से इन्हें कर देना है। और तीसरी कैटेगरी में अति वरिष्ठ करदाता सुपर सीनियर सिटीजन्स अर्थात ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गत वर्ष में 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली हो। ऐसे व्यक्तियों की पहले 5 लाख रुपए तक की इनकम को कर से मुक्त रखा गया है। नेक्स्ट 5 लाख रुपए तक अर्थात 5,01,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए पर 20% की दर से और 10 लाख रुपए तक से ऊपर की आय के ऊपर 30% की दर से हम कर की गणना करेंगे। ये हमारे नॉर्मल रेट्स है जो कि हमें बजट द्वारा प्रेस्क्राइब होता है। इसके पश्चात कुछ जो आय होती है ये स्पेशल रेट से इसके ऊपर टैक्स लगता है। ये स्पेशल रेट्स इनकम टैक्स एक्ट में खुद ही दिए हुए होते हैं। इसमें से कुछ प्रमुख है LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कर की दर 20% निर्धारित की गई है। STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन STD पेड शेयर्स अर्थात ऐसे शेयर्स के ऊपर अल्पकालीन पूंजी लाभ
जिनके ऊपर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चुका दिया गया है। ऐसे शेयर्स के ऊपर 15% की कर निर्धारित की गई है और कैजुअल इनकम, जिनकी हमने अभी परिभाषा देखी, आकस्मिक आय, उसके ऊपर 30% की दर निर्धारित की गई है। इस पहली स्टेप में जो हम रेट, जो आपका टैक्स निकालेंगे, उसके पश्चात हम स्टेप सेकंड में जाएंगे। स्टेप सेकंड में अगर हम देखेंगे, सबसे पहले रिबेट अंडर सेक्शन 87A। आपको पता है कि इस असेसमेंट ईयर से अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है, ऐसे व्यक्तियों को अधिकतम 12,500 रुपए तक की छूट सेक्शन 87A के तहत रिबेट दी गई है, छूट दी गई है। अर्थात अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक ही है, उसे इस असेसमेंट ईयर में किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना है। 5 लाख रुपए या उससे कम की आय है तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो भी टैक्स की राशि आ रही है, वो पूरी राशि आपको दे दी जाएगी। लेकिन अगर इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है तो किसी प्रकार की कोई रिबेट नहीं दी जाएगी। ये जो स्टेप फर्स्ट में आपने टैक्स कैलकुलेट करा है, इसके ऊपर आपको स्टेप सेकंड में सरचार्ज की गणना करना पड़ेगी। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में जो रेट्स प्रेस्क्राइब किए गए हैं वो इस प्रकार है। 50 लाख से अगर किसी व्यक्ति की इनकम ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ रुपए तक की है, तो उसको कुल टैक्स के ऊपर 10% सरचार्ज देना है। 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ तक की इनकम पर है 15% सरचार्ज है। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की इनकम के ऊपर 25% और 5 करोड़ से अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको 37% की दर से आपको सरचार्ज कैलकुलेट करना होता है। सरचार्ज का मतलब टैक्स ऑन टैक्स। इन दोनों का योग जो आएगा, इसके ऊपर हमें तीसरी स्टेप में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो भी राशि आएगी उस राशि के 4% की दर से आपको निकालना है। इन तीनों का योग आपका टैक्स पेबल होगा। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण चीज जो हमारी छूट गई थी यहां पर कि सकल कुल आय और कुल आय, इसके अंतर्गत आपका अंतर पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो हमने इस अंतर को यहां पर लिख दिया है कि सकल कुल आय और कुल आय के अंतर्गत में क्या क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला अंतर होता है सकल कुल आय 5 शीर्षकों का योग होता है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। जबकि कुल आय जो होती है, सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक की जो आप कटौतियां देते हैं, उसके बाद प्राप्त राशि को आप कुल आय कहते हैं। दूसरा जो अंतर है, जीटीआई के आधार पर करंट की गणना नहीं होती है, अर्थात सकल कुल आय के आधार पर कर की गणना कभी नहीं होती, लेकिन कुल आय के ऊपर ही कर की गणना की जाती है प्रभावी दरों से। तीसरा जो अंतर का आधार है, जो आपकी सकल कुल आय है, ये कुल आय के बराबर या उससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन कुल आय सकल कुल आय के बराबर या उससे कम हो सकती है। सकल कुल आय को कभी भी राउंड ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन कुल आय को हमेशा राउंड ऑफ करते हैं। और अंतिम अंतर का आधार है कि कृषि आय कर मुक्त होने से सकल कुल आय में शामिल नहीं करते, लेकिन कुल आय में कृषि आय को अलग से शामिल कर लेते हैं। और कर की छूट, जो कृषि आय पर कर की छूट आपको मार्जिनल रेट से देना होती है, जो कि हम एग्रीकल्चर इनकम जब हम पढ़ेंगे उसके अंतर्गत आप उसको पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो ये 5 अंतर के आधार है। एक परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इसकी भी आप इसकी तैयारी कर लीजिए। थैंक यू।